हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज स्वागत है आप लोगों का ग्रामर सेक्शन में सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले चैप्टर का, और एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ ग्रामर तक ही सीमित नहीं है, ये पहुंचता है ग्रामर की गलियों से निकलता हुआ लिटरेचर के चौराहे तक। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप सिर्फ हिंदी मतलब समझ रहे हैं, आप उसके भाव को समझ नहीं पा रहे और आप उसका मजा नहीं ले पा रहे। तो अगर आपको इंग्लिश का मजा लेना है और आपको समझना है कि भैया आखिर राइटर कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्या छुपा रखा है और कैसे छुपाया है कि टीचर लोगों को मतलब पता चल जाता है, आपको मतलब पता नहीं चल पाता। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप कोई चैप्टर को पढ़ते हो, आपको उसका लाइन हिंदी में परफेक्टली पता चल जाता है, लेकिन जब आप एक टीचर से पढ़ते हो तो टीचर उसमें से छुपे हुए ऐसे बातों को निकाल के आपके सामने पेश कर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ये दर्द तो मैंने महसूस ही नहीं किया, राइटर कहना ये चाहता था, मैंने तो समझ इसको कुछ और लिया था। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आखिर वो कौन सा टेक्निक है, वो कौन सी युक्ति है जो हम टीचर जानते हैं पर छुपाते हैं आपसे। क्योंकि अगर आपने खुद से भाव का अर्थ लगाना सीख लिया तो भैया हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, आज मैं आपको बताता हूं कि हम टीचर किन किन पॉइंट्स को टच करते हैं लिटरेचर पढ़ाते दौरान, और क्यों जब हम पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में आपको हंसी आती है, क्यों जब हम चैप्टर इमोशनल पढ़ा रहे होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, क्यों आप ह्यूमर का मजा ले पाते हैं, और वो क्या टेक्निक है, वो कौन सा डिवाइस है जिस डिवाइस को आप मिस कर देते हैं और आप उसका मजा नहीं ले पाते। जी हां, बिल्कुल, आज मैं बात करने वाला हूं बहुप्रतीक्षित मोस्ट एवेटेड चैप्टर ऑफ ग्रामर एंड लिटरेचर सीरीज, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीचेस, सबसे पहले इन दोनों के अंतर को समझते हैं। देखो, आखिर पोएटिक डिवाइस क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इन दोनों के अंतर को जानेंगे। पोएटिक डिवाइस किस में यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, कौन कौन होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच किस में यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को आज एक क्लास में वन शॉट में मैं एकदम क्लियर करके जाऊंगा। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, क्योंकि वो इनडायरेक्ट गुरु दक्षिणा है जो आप मुझे दे रहे हैं और हम लोग अपना बेहतर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बाबू बात समझते हैं पोएटिक डिवाइसेज और फिगर ऑफ स्पीचेज की। फिगर ऑफ स्पीचेज को बाबू हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं। फिर हिंदी के भी चैप्टर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, सिलेबस पूरा हम लोग खत्म करेंगे, इस बात की गारंटी है। आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं पोएटिक डिवाइसेज एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। आप बाबू यहां देखेंगे, अगर आप किसी भी कंपटीशन से आपका संबंध है, अगर आप किसी बोर्ड में पढ़ने वाले हैं, अगर आपको स्पोकन करना है, या अगर आपको कोई कहानी की किताब या नॉवेल भी उठानी है और कवि के या कहानीकार के कहे गए हर बात के भावनाओं को समझना है, तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लेट्स मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल। चलिए, आज हम अपनी भाषा को, हम अपनी लिटरेचर को, अपने ग्रामर को थोड़ा सुंदर बनाते हैं। रूल्स तो हमने बहुत पढ़ लिया, सुंदरता की आज बात करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं पोएटिक डिवाइसेस का। पोएटिक डिवाइसेस आर टेक्निक्स यूज्ड बाय पोएट्स टू क्रिएट रिदम, इनहेंस मीनिंग और इवोक इमोशन इन पोयम। बाबू ध्यान दीजिए, पोएटिक डिवाइस वो टेक्निक है, वो युक्ति है, वो विचार है जो एक पोएट यूज करता है अपने लिखावट में। उन टेक्निक्स को यूज करता है किस चीज के लिए, तो कविता का एक धुन बनाने के लिए, कविता के भाव को स्पष्ट करने के लिए, या अपनी जो भावनाएं हैं, जो सोच के वो लिख रहा था, उस भावना को आप तक पहुंचाने के लिए। मान लो कि शेक्सपियर ने बहुत दर्द में भर के एक कविता लिख दी, ठीक है, अब उसका दर्द आप तक कैसे पहुंचे, तो उसने एक टेक्निक का यूज किया। और टेक्निक का यूज क्या किया कि उसने अपने सारे राइटिंग में पोएटिक डिवाइसेज और फिगर ऑफ स्पीचेस को भर भर के लिखना शुरू कर दिया। और यही वो चीजें हैं जो आप तक पहुंचती हैं और आपको उसकी कविताएं अच्छी लग जाती हैं। दुनिया का हर पोएट इस टेक्निक को यूज करता है, आप पता नहीं क्यों इस टेक्निक से परे रह जाते हैं। तो आज के बाद हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, पोएटिक डिवाइस वो टेक्निक है, वो युक्ति है जो एक पोएट यूज करता है अपने कविता को धुन वाला बनाने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और भावना को व्यक्त करने के लिए कि इस समय वो जब वो कविता लिख रहा था तो वो दुखी है, खुश है, मजाक के मूड में है, या फिर बहुत वो गुस्से में है। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो भैया ये साउंड डिवाइसेज होते हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न होते हैं, इमेजरी होती है और फिगर ऑफ स्पीच होता है। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस का एक पार्ट है। ठीक है, ये जनरली लैंग्वेज में यूज होता है,
देखो पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच में अंतर को समझो। पोएटिक डिवाइस साउंड, लैंग्वेज, पैटर्न इन सब पे काम करता है, लेकिन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो सिर्फ लैंग्वेज के पैटर्न पे काम करता है, वो साउंड पे और रिदम पे, इफेक्ट पे काम नहीं करता। ठीक है, आगे अब इस डेफिनेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं, लाइन से एक एक करके पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। देखो बाबू, सबसे पहला साउंड डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस में साउंड डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो साउंड डिवाइसेज है एलिट्रेशन, एजोनेंस, राइम और रिदम। ये जब आप बोलेंगे तो ये डिवाइसेज आपको महसूस होते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो स्टार, आर, हाई, स्काई, जब आप ये बोलते हैं तो आपको धुन ये महसूस होता है, दीज आर कॉल्ड साउंड डिवाइसेज। उसके बाद दूसरा होता है बाबू स्ट्रक्चरल डिवाइसेस, रेपिटेशन, इंजैबमेंट, रेफ्रेन एटसेट्रा। जब आप ये बात को लिखते हैं तो उस लिखावट में ये पैटर्न दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल डिवाइसेस। और एक होती है इमेजरी, जिसमें विजुअल की क्रिएट होता है, ऑडिटोरी क्रिएट होता है, टैक्टिस टैक्टाइल्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं। एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा रिलीवेंट बताऊंगा, जो आपके कोर्स के किताब में आपको मिल रहा होगा। अभी तक शायद आपको टीचर ने नहीं बताया होगा कि यहां पे ये डिवाइस काम कर रहा है, बट टुडे टुनाइट I will tell you all the hidden secrets which we teachers are hiding from you, right? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवाइस को देखते हैं। अब आप फिगर ऑफ स्पीचेस देखिए। फिगर ऑफ स्पीचेस आर ए स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दैट मेक लैंग्वेज मोर विविड एंड इमेजिनेटिव। यहां ध्यान देंगे, इसमें साउंड और स्ट्रक्चर की कहीं बात नहीं हो रही है, वो बात पोएटिक डिवाइसेस में हो रही थी। यहां पे सिर्फ लैंग्वेज को और बृहद बनाने के लिए और इमेजिनेटिव बनाने के लिए कि आप उसको पढ़े तो सोचने पे आप मजबूर हो जाए कि अच्छा 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 ऐसा हो रहा होगा, उसने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दिया इस चीज के लिए। जैसे आप नाम सुना होगा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोले, ये सब फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। और बाकी जो इसके पहले थे वो पोएटिक डिवाइसेस थे। आज के चैप्टर में पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। कविता हो या कहानी हो, उसके छुपे गूढ़ रहस्य को हम लोग खोज खोज के बाहर निकालेंगे। और एग्जामिनेशन में ये भर भर के आता है, पैसेज दे देगा और पैसेज में से कहेगा कि भाई बताइए। और जैसे सीबीएसई क्लास 10th, उसमें कविता है द टाइगर इज इन क्वाइट रेज, बाघ चुपचाप गुस्से में है। अब क्वाइट रेज में अंडरलाइन करेगा, कहेगा इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ, आप उसको खोज के बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो भैया यहां पे आते हैं। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? एलिटरेशन। एलिटरेशन किसको कहते हैं? आप एक कविता पढ़ो, कोई भी कविता आपके कोर्स की किताब में होगी, आप उस कविता को पढ़ो। रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कहां से कहां तक होता है बाबू? क से लेके ज्ञ तक। अगर क से लेके ज्ञ के बीच का कोई साउंड है, बोल के देखो, लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। आप बोलो, अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड का, जैसे क से ज्ञ के बीच का हो और वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो देयर वी फाइंड द यूज ऑफ एलिटरेशन। लाइक अगर हम इस कविता के लाइन को देखें, शी सेल्स सी, देखिए शी सेल्स सी शेल्स, वह सी शेल्स माने समुद्र से निकलने वाले जो शेल्स होते हैं जिसमें से पर्ल्स निकलता है, वह उसको बेचती है। आप अगर देखेंगे तो यहां पे स इट मींस ये जो स है बाबू, ये क से ज्ञ के बीच का है या नहीं है? जवाब होगा कि हाँ है। तो जब एक स साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार कंटिन्यूअसली द सेम साउंड इज गेटिंग रिपीटेड, वी फाइंड एलिटरेशन इन दिस लाइन। बात समझ में आ रही है? हमें इसमें कौन सा डिवाइस मिल रहा है? एलिटरेशन। क से ज्ञ तक का लाइन हो, वर्ड हो और सेम साउंड बार बार रिपीट हो रहा, दैट रिपीटिशन इज कॉल्ड एलिटरेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एजोनेंस। देखिए एलिटरेशन और एजोनेंस दोनों एक दूसरे की ही तरह है, बस थोड़ा सा साउंड में लेटर का अंतर है। रेपिटिशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। वोवेल साउंड कहां से कहां तक होता है बाबू? तो ये होता है मेरा अ से लेके अ तक। देखिए क से लेके ज्ञ के बीच का साउंड अगर रिपीट होता हो तो हम उसे एलिटरेशन कहेंगे, लेकिन वोवेल साउंड यानी अ से अ तक अगर रिपीट होता हो तो हम उसको कहते हैं एजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, the rain in Spain stays mainly. Now, if you look mindedly in this line, you will find this A getting repeated again and again. ठीक है, यहां भी आपको मिल रहा है ये जो अ का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे रेन, स्पेन, स्टेज, मेनली, इन द प्लेन,
ये अ रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एजोनेंस। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता होगा कि सर ये जो रिपीटिशन है वो स्टार्टिंग का वर्ड लेटर होना चाहिए या मिडिल में भी आ सकता है या लास्ट में भी आ सकता है। तो देखिए ये जो एजोनेंस है इसका जो लेटर है, लेटर का साउंड है, वो बीच में भी मिडिल में भी आ सकता है, लेकिन वहां पे एक ठहराव होना चाहिए। जैसे आप अगर रेन बोल के देखें तो रेन, आपको नहीं लग रहा है ए पे ठहराव है? स्पेन, स्पे एन, ए पे ठहराव है। द सेम साउंड इज रिपीटिंग इन द होल लाइन अगेन एंड अगेन एंड वी फाइंड एजोनेंस हियर, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड डिवाइस पे, कॉन्सोनेंस। बाबू ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, वोवेल रिपीट हो रहा है तो एजोनेंस। अब ये कहता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट का कुछ गुण घुस गया है एजोनेंस के भीतर, कॉन और जोनेंस। देखिए, रेपिटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। बाबू यहां ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला हमारा एलिट्रेशन था, इसमें जो साउंड था कॉन्सोनेंट का वो स्टार्टिंग में अगर हो रहा है, जैसे सौ 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 अगर स्टार्टिंग में मिल रहा है तो वो एलिट्रेशन है। लेकिन अगर वो रिपीटिशन हमें मिडिल में मिल रहा है या लास्ट में मिल रहा है तो वो कॉन्सोनेंस है। जैसे द लंपी बम्पी रोड, आपको महसूस हो रहा होगा अम्पी अम्पी पी पी। आप ये देखें लंपी बम्पी, ये जो पी 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 का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड in the middle or at the end of the word is called consonance. If this repetition in the starting of the word, then that is alliteration. If this repetition of consonant sound is in the middle or at the last of the word, this is called consonance. ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल जीरो ओ लेवल से लेके अपर लेवल तक को देखेंगे, अपर लेवल तक को देखेंगे। कोई भी एक भी डिवाइस आज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी क्लास के हैं, किसी भी कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आज के क्लास करने के बाद यू फील योर सेल्फ कंटेंटेड, यू फील योर सेल्फ परफेक्ट दैट आई हैव कंप्लीटेड माई पोएटिक डिवाइसेज एंड फिगर ऑफ स्पीच टिल लास्ट। मैं लास्ट तक की बात करूंगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, जहां आपका ध्यान भटक जाएगा वहीं रास्ता आपका अटक जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे राइम। राइम किसको कहते हैं? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंड साउंड्स इन द लाइन ऑफ द पोएट्री। जब एक कविता का अंत एक धुन पे हो और दूसरे लाइन का जो अंत हो फिर उसी धुन पे हो, सेम धुन जब क्रिएट होता है लास्ट में, तो हम लोग उसको कहते हैं राइम। जैसे आप देखेंगे यहां पे आपको राइम बनता हुआ दिख रहा है। पहले लाइन के अंत को देखिए और दूसरे लाइन के अंत को देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे स्टार दिखा, आपको यहां पे आर दिखा। तो जो आर स्टार अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, आप अगर इसको पढ़ेंगे बाबू क्या होगा? हाई, और ये क्या होगा? स्काई। आपको फिर ये आई आई आर आर दिख रहा है एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम। दिस इज कॉल्ड राइम। इस कविता का राइम स्कीम क्या है? इस कविता का राइम स्कीम है ए बी बी। राइम स्कीम क्या होता है ये अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम लोग पोएटिक डिवाइसेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। आगे कहता है बाबू रेपिटेशन। रेपिटेशन किसको कहते हैं? रिपीटिंग ए वर्ड और फ्रेज, ए वर्ड और ए फ्रेज टू एम्फेसाइज एन आइडिया। जब एक शब्द को या एक फ्रेज को, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस को, मतलब एक शब्द हो या फिर एक सेंटेंस जो इनकम्प्लीट हो, जिसका पूरा मतलब नहीं निकल पाता, अगर अकेले उसको हटा लो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसी चीजें जब लगातार एक ही कविता में बार बार रिपीट होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिपीटिशन। जैसे एलोन एलोन ऑल ऑल एलोन, अकेले अकेले सबके सब अकेले। नाउ यू सी दैट इज एलोन एलोन ऑल ऑल again alone, these things are getting repeated again and again. This repetition is called repetition. इसी बार बार के आने को हम लोग अनुक्रम कहते हैं, repetition कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अगले पे, रेफ्रेन। अब यहां ध्यान देंगे, रेफ्रेन ए लाइन और ए ग्रुप ऑफ लाइन्स रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल इन ए पोएम। जब एक कविता में, कहानी में एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रहा, पूरा का पूरा लाइन बार बार रिपीट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेफ्रेन। जैसे अच्छा देखो, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो क्या है वो? एलिट्रेशन। वोवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो क्या है? एजोनेंस। क्लियर? अब अगर एक वर्ड बार बार पूरा का पूरा रिपीट हो जा रहा हो तो क्या होगा?
बोलो क्या होगा? व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। लेकिन एक पूरा का पूरा लाइन ही बार बार रिपीट हो जाए। आपने हिंदी में जितने भी गीत सुने होंगे, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, जो भी आपने गाना सुना होगा, जैसे एक राइटर उधर से आएगा और कहेगा सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, फिर दो लाइन गा लेगा, फिर कहेगा सनम रे, फिर दो लाइन गा लेगा, फिर कहेगा सनम रे। दिस सनम रे जो पूरा लाइन जो रिपीट हो रहा है, जब व्हेन अ होल लाइन इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड रेफ्रेन। जैसे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये बाबू BSEB 11th में इंग्लिश की एक पोयम है, ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ठीक है। उस कविता में एक लाइन था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप येट आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो लाइन था उस कविता में, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपके मम्मी पापा सुबह से शाम तक एक बात कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, फिर दोपहर पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ो पढ़ो। आप ये कह सकते हैं कि व्हाई आर यू यूजिंग रेफ्रेन, एक ही लाइन को बार बार आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? असल में दैट इज कॉल्ड, जब पूरा का पूरा लाइन, पूरा का पूरा जो भी आपको गाना याद होगा, जो आपका फेवरेट गाना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखे होते हैं फेवरेट गाना कौन है, और उस गाना का जो पहला लाइन होता है, जो मुखड़ा का, वो मुखड़ा जो बार बार रिपीट होता रहता है, दैट रेपिटेशन ऑफ द होल लाइन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रेफ्रेन। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले डिवाइस पे, एंजैबमेंट। बाबू ये जो एंजैबमेंट है, ये VVI है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन इसमें से सवाल पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स मींस जैसे आपने रेफ्रेन, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन सब सुना होगा। एंजैबमेंट, ऑक्सीमोरॉन, सिनेक्डोक, ओनामोटोपिया, आप ये पहली बार सुन रहे हैं, तो जो पहली बार सुन रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसी में से सवाल पूछता है। तो एंजैबमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन विदाउट ए पॉज और पंक्चुएशन। देखिए होता क्या है एंजैबमेंट में, जब एक कविता शुरुआत होती है और वो कविता बिल्कुल शुरू से लेकर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक एक एक लाइन में चला जाता है और लास्ट में एक जगह कहीं फुल स्टॉप होता है, दैट कंटिन्यूटी, जब कविताएं लगातार चल रही होती है और एक लाइन, 2 लाइन, जैसे होता क्या, एक सेंटेंस लिखे फुल स्टॉप, फिर एक सेंटेंस लिखे फुल स्टॉप। इंजैबमेंट में ऐसा नहीं होता। राइटर क्या करता है, लंबा लाइन लेता है, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का, और ये को शुरू करेगा एक जगह 4-5 लाइन का फुल स्टॉप मारेगा। दैट इज कॉल्ड, दैट टेक्निक इज कॉल्ड इंजैबमेंट। जैसे CBSE 12 में एक कविता है, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, आप इस कीपिंग क्वाइट कविता को जब देखिएगा, ठीक है, पैब्लो नेरुदा की कविता है, जब इस कविता को देखेंगे 4 लाइन, 5 लाइन तक कविता लगातार चलती जाती है और एक जगह कहीं फुल स्टॉप होता है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड इंजैबमेंट। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले डिवाइस पे, इमेजरी। इमेजरी बहुत ज्यादा यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इमेजरी देखिए किसको कहते हैं, यूज ऑफ विविड लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर एंड अपील टू द सेंस, साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। देखिए, जब पोएट को या राइटर को कोई एक नॉर्मल बात कहनी होती है और उस नॉर्मल बात को कहने के लिए राइटर एक ऐसा सीन क्रिएट करता है, जब आप उस सीन को देखेंगे तो आपको आपके मेंटल एक इमेज क्रिएट हो, मतलब ऐसा डिस्क्राइब करे उसको, कोई एक लाइन हो या कोई एक कविता हो, उस कविता में किसी सीन को राइटर ऐसे डिस्क्राइब करे कि आप डिस्क्रिप्शन सुनिएगा तो आपके दिमाग में लगेगा कि अच्छा आपके सामने ये इमेज क्रिएट हो रहा है, हाँ हाँ ऐसा हो रहा है। दिस टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग अ मेंटल इमेज बाय एनलार्जिंग द पॉइंट इज कॉल्ड इमेजरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल CBSE 10 में एक चैप्टर है टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम, अब ध्यान दीजिए, टी फ्रॉम असम में देखिए होता क्या है, जैसे कहता क्या है CBSE 10 में, आप लोग रिलेट करेंगे अगर आपने CBSE 10 से पढ़ा है या अगर आप पढ़ रहे हैं तो, उसमें कहना यह होता है कि ट्रेन रुकी है स्टेशन पे और वो जो लड़का है, मतलब दोनों जो कैरेक्टर है प्रांजल और राजवीर, ये बैग लेके स्टेशन से बाहर चले आए। इतना छोटा सा उसको बात कहना है। राइटर उसको एक्सप्लेन कैसे करता है कि ट्रेन धक्का खाते हुए मारियानी जंक्शन पे रुकी, राजवीर और प्रांजल ने अपना बैग उठाया, लोगों से धक्का धुक्का खाते हुए जैसे तैसे करके वो स्टेशन पे उतरे जहां उसके मम्मी और पापा उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो गाड़ी में बैठ के एकड़ खेतों से होते हुए गुजर के, आप समझ रहे कितना लंबा एक सीन की तरह क्रिएट कर रहा था। जब मैं बातें बोल रहा था तो लग रहा था कि हाँ निकल, धक्का खा के निकल रहा है, फिर एकड़ के एकड़ चारों तरफ खेत है, फिर वो पहुंचते हैं धेकिया बारी चाय बागान पे। दिस थिंग इज क्रिएटिंग अ मेंटल इमेज इन योर माइंड एंड दिस इज कॉल्ड इमेजरी। जब एक राइटर अपने बात को एक्सप्लेन करता है
और वैसे वो व्याख्या करता है कि आपके दिमाग में कहानी, कविता, चित्र बनने लगे। दैट टेक्निक, दैट वेरी टेक्निक इज कॉल्ड इमेजरी। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूं, ये इतना जरूरी है कि बिना इसके लिटरेचर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बिल्कुल देखो, लिटरेचर में क्या होता है ना कि लिटरेचर में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। डिफिकल्ट कैसे होती हैं कि वो एज के हिसाब से, सेंस के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से अर्थ का मतलब बदलता है। बात समझ, जैसे मान लीजिए 2+2, ये मैथ्स में बउआ पापा जोड़े बेटा जोड़े दादा जोड़े दादी जोड़े 4 ही होने वाला है। ये एज सिंपल, मैं लिटरेचर वाला हूं इसलिए मैथ्स की बुराई नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। 2 जोड़ 2 कोई जोड़े तो 4 ही आने वाला है। लिटरेचर में क्या होगा, मैं जा रहा था तो सामने से वो आ रही थी। अभी वो आ रही थी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। भैया कौन आ रही थी? हवा आ रही थी, गाड़ी आ रही थी, मौत आ रही थी, लड़की आ रही थी, प्रेमिका आ रही थी, विपत्ति आ रही थी। ये सब तो आ रही थी में ही काउंट होगा। तो इसको थोड़ा सा डिवाइसेस के यूज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके समझना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा टेंशन बनाए रखें। जहां कहीं भी आपको कविता कहानी में एक ऐसा लाइन दिखे जो लंबा हो, सीन को एक्सप्लेन कर रहा हो और लग रहा हो कि आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट हो रहा है, दैट टेक्निक, दैट डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट दैट टाइम इज इमेजरी। ठीक है, अगले डिवाइस पे हम लोग आते हैं, सिंबॉलिज्म। ठीक है, सिंबॉलिज्म नाम से स्पष्ट है, सिंबल की तरह यूज करना। देखिए, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट टू रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग और आइडिया। जब एक वस्तु, सामान, चीज को राइटर यूज करता है और उस वर्ड के माध्यम से कोई और गहरे बात को वो समझा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिज्म। जैसे ए डव सिंबलाइजेज पीस। एक सफेद कबूतर किस चीज को सिंबलाइज करता है? सफेद कबूतर सिंबलाइज करता है शांति को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सीबीएसई 10, उसमें एंड्रिनी रिच की एक कविता है और उस कविता का नाम है द ट्रीज। ठीक है, द ट्रीज। इस कविता में जो ट्रीज जो वर्ड है बाबू, ये एक सिंबल है विमेन का। मतलब महिलाओं को लोग, पुरुष वर्ग ने पेड़ की तरह समझ रखा है। शोभा की वस्तु पेड़ भी होते हैं, ये भी होते हैं, इनको भी आगे निकलने बाहर निकलने बड़ी परेशानी है, महिलाओं को परेशानी है। इन दैट होल पोएम द पोएट हैज सिंबलाइज्ड वीमेन विथ ट्रीज। मतलब एक पेड़ की कविता चलेगी, मतलब हर जगह वो पेड़ कहेंगी, लेकिन पेड़ से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे महिला को। दैट थिंग इज कॉल्ड सिंबॉलिज्म। ठीक है, जैसे मैं जा रहा था तो उसने लाल झंडी दिखाया। अब ये जो लाल झंडी दिखाया है, लाल झंडा एक सिंबल है खतरा का, तो हियर रेड फ्लैग इज सिंबल। राइटर ने यहां पे क्या यूज किया रेड फ्लैग में? व्हेन आई वाज रनिंग फास्ट ही शोड मी अ रेड फ्लैग। हियर रेड फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। राइटर ने यहां पे कौन सा टेक्निक का यूज किया? उसने यूज किया सिंबॉलिज्म का। एक वस्तु के माध्यम से दूसरे गहरे मतलब को उसने आपको समझा दिया। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले डिवाइस पे, टोन। देखिए, हर पोयम का बाबू, एवरी पोयम, हर कविता का अपना एक टोन होता है। और पता टीचर्स करते क्या है, कविता आएंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, उसका हिंदी पढ़ाएंगे और आपको बात खत्म करके चले जाएंगे। ना वो टोन बताएंगे, ना वो डिवाइसेस बताएंगे, ना वो फिगर ऑफ स्पीच समझाएंगे। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपको इंग्लिश का हिंदी ही समझना है तो वो काम तो मेरे से बढ़िया 100 रुपए का डिक्शनरी कर देता है जी। तो फिर टीचर के पास क्यों जाना? क्यों अभी बैठ के बिहार वाले सर जी चैनल को खोल के आप बैठे हुए हैं? बिकॉज आपको पता है कि हम यहाँ हिंदी नहीं समझाएंगे आपको। हिंदी तो आप वह भी समझ जाएंगे, आपको हम वो तरीका बताएंगे जिस तरीका से मैं रहूं ना रहूं आप सीख जाएंगे, आप इस लायक हो जाएंगे कि आप शब्दों के मतलब, भावना स्पष्ट खुद से कर लेंगे। टोन क्या होता है? देखिए, द पोएट्स एटीट्यूड और फीलिंग टुवर्ड द सब्जेक्ट। जब एक पोएट एक कविता में किसी चीज को लिखता है, ठीक है, सब्जेक्ट अपना जो बात लिखता है, उस बात को लिखते समय उस कवि का मूड कैसा था। जैसे कोई कविता होती है जो हास्यास्पद होती है, ह्यूमरस। कोई कविता होती है जो बड़ा दुख वाला होता है, जैसे एन एपिताफ। एन एपिताफ एक बिहार बोर्ड 12वीं कविता है जिसमें वॉल्टर डेला मेयर ने लिखा है, उनकी प्रेमिका मर गई हैं और वो अपने प्रेमिका के कब्र पे बैठ के कविता को लिखते हैं। उस समय उनका टोन कैसा होगा? क्या वो बहुत एक्साइटेड होगा कि यस मर गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उनकी प्रेमिका मरी है भैया, तो ऑब्वियसली वो दुखी रहे होंगे, तो उनका जो टोन होगा वो क्या होगा? सॉरोफुल होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि द सोल्जर एक कविता है जिसमें सिपाही अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है कि मैं मरने को मर जाऊंगा, पीछे 1 इंच में नहीं हटूंगा। इस कविता के समय कैसा उसका मूड होगा? मजाकिया लहजा में है, 47 चल रहा है, 56 चल रहा है,
अब मजाक कर रहे हैं, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, नहीं। उस समय उसका जो टोन होगा वो वैलर वाला होगा, उसका जो टोन होगा वो एनर्जेटिक होगा, ठीक है। तो एक कविता को लिखते समय सब्जेक्ट के टुवार्ड्स पोएट का मूड कैसा है उसको हम लोग कहते हैं टोन। जैसे टोन कौन कौन से होते हैं, जॉयफुल, कोई कविता जॉयफुल होती है, कोई कविता सॉरोफुल होता है, कोई कविता आयरोनिक होती है, आयरोनी भी अपने आप में एक डिवाइस से, आगे बताऊंगा मैं। एंग्री होता है किसी में वो होपफुल होता है, किसी में वो सीरियस होता है। दिस ऑल आर कॉल्ड टोन्स ऑफ ए पोएम। एक कवि का टोन ऐसा ही होता है। आगे कहता है अगले डिवाइस में आयरनी। अब बाबू यहां से हम लोग फिगर ऑफ स्पीचेस शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज आयरनी? देखिए आयरनी क्या होता है, आयरनी का तो एग्जैक्ट हिंदी होता है बाबू व्यंग, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग दैट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। देखिए जो कहा जाए, सोचा जाए कि ऐसा मेरे साथ होगा और उसका ठीक ऑपोजिट अगर आपके जीवन में हो जाए, दैट इज कॉल्ड आयरनी। लाइक ए लेटर टू गॉड, एक कहानी को हम लोग लेते हैं, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ये पहली कहानी है बाबू सीबीएसई 10 की। बिहार बोर्ड में तो और डिफिकल्ट कहानी है, थोड़ा आसान वाला लेता हूं मैं। सीबीएसई 10 की पहली कहानी है फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में लेंचो नाम का एक व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर बारिश हो जाएगा, तो बारिश होगी तो पैसा पैसा हो जाएगा, अथाह पैसा हो जाएगा। बारिश हुई और ऐसा दशा हो गया कि उसका पूरा फसल खराब हो गया, बेचारे के पास खाने भर का नहीं बचा था। उसके साथ क्या हो गया, कमेंट में लिख के बताइए कि लेंचो के साथ हुआ क्या। उसके साथ हुआ आयरनी। आयरनी मतलब उसने जो सोचा, जो उम्मीद किया, उसका ठीक ऑपोजिट निकल के चला आया। दैट सिचुएशन, दैट केस इज कॉल्ड आयरोनिकल, ठीक है। अगले डिवाइस पे आते हैं। अगला डिवाइस कहता है हमारा सिमिली। सिमिली देखिएगा, सिमिली और मेटाफर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं बाबू, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। देखिए सिमिली क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड सिमिली। देखो जब दो चीजों की तुलना हो, एक ऑब्जेक्ट हो दूसरा ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों का कंपैरिजन हो और लाइक या एज लगा के हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड सिमिली। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। चलिए आपने सेंटेंस को दूसरे तरीके से सुना होगा, मैंने दूसरे तरीके से, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। कैंट यू सी दैट इन दिस लाइन टू थिंग्स आर गेटिंग कंपेयर्ड विथ ईच अदर। हियर द कैमल इज गेटिंग कंपेयर्ड विद द शिप। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, बट इन दिस सेंटेंस वी कैन सी, literally clearly we can see that this camel is getting compared with ship with the help of like or as. So in this line रवि रोशन सर हैज यूज्ड सिमिली। मैंने यहां पे सिमिली का यूज कैसे किया, मैंने दो चीजों को कंपेयर किया लाइक और एज की सहायता से, तो मैंने यहां पे लगा दिया सिमिली। अच्छा ध्यान देंगे, लाइक और एज हर जगह देख के नहीं लगा देना है कि सिमिली। जैसे मैं आपको कहूं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो क्या मैंने इसमें सिमिली लगाया है? नहीं। मेरे और तुम्हारे बीच में कंपैरिजन कहां हो रहा है? कंपैरिजन होता है जैसे आई एम लाइक यू, आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह हूं, मैंने अपना कंपैरिजन तुम्हारे से कर दिया, लाइक लगा दिया तो सिमिली है। आई लाइक यू, इसमें कोई सिमिली नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखेंगे, हर फेस इज लाइक द मून, ठीक है। ये अपने में एक कविता है, कविता से लाइन लिया गया है, सीबीएसई 12 की कविता है। अगर सीबीएसई 12 वाले बच्चे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस कविता, इस लाइन को मैंने किस कविता से चुराया है, ठीक है। हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा चांद की तरह है, ठीक है, चांद की तरह सुंदर दिखती है। चांद है ना, पता चांद अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब बच्ची छोटी होती है तो माँ उसको कहती है आ चांदा मामा कह के खिलाती है। जब वही लड़कियां बड़ हो जाती है तो चलनी लेके चांद को पति का स्वरूप मान के व्रत खोलती है। चांद बेचारा कंफ्यूज, चला ये रिश्ता क्या कहलाता है। बचपन में मामा थे, बड़ा होने के बाद इसके पति के हम रूप हो गए हैं। बस चांद थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। उसका चेहरा चांद की तरह है, उसके चेहरे को मैंने कंपेयर कर दिया मून से और मैंने यूज किया है लाइक का, यहां पे डिवाइस यूज हो गया सिमिली। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ध्यान दीजिए बाबू, सिमिली और मेटाफर एक जैसे हैं। अगर लाइक या एज लगा के दो चीज को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा सिमिली, लेकिन लाइक और एज बिना लगाए हुए कंपेयर करेंगे तो वो होता है हमारा मेटाफर।
लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा ही तो है। जीवन को मैंने कंपेयर किया जर्नी से, और कहीं मैंने लाइक एज का यूज नहीं किया। कौन सा डिवाइस यहां पे काम कर रहा है? यहां पे काम कर रहा है मेटाफर। मैंने जो इसके पहले लाइन लिखा था उसी लाइन को चलो मैं मेटाफर में चेंज करता हूं। मैंने यहां पे लिखा द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। The camel is the sheep of the desert. I am again comparing the camel with the sheep of the desert, but I have not used any like as such. So in this sentence, we find device called metaphor. But if in the sentence I would have used like or as to compare camel and sheep, I would have used simile, right? आगे बढ़ते हैं। पानी पी पी के पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मास्टर को भोजन नहीं मिलता है, लाइक भी नहीं मिलता। हाथ तो रा के हद हो गया आप। आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन हिंदी का भी ये अलंकार है। मानवीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, मनुष्य की तरह बना के पेश कर देना, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। देखिए, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब एक निर्जीव वस्तु को, एक जानवर को या एक आइडिया को इंसान की तरह पेश करते हैं, मतलब ही, शी, आई, वी ये यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस लाइन में हमने पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे मान लो मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ही इज ब्राइट, ही इज ब्राइट। नाउ यू सी दैट सन इज अ नॉन लिविंग थिंग। अब सूरज क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। और ही का यूज तो करते हैं भैया लिविंग के लिए, बट इन दिस सेंटेंस आई हैव यूज्ड ही फॉर सन। इट मींस आई एम पर्सोनिफाइंग द सन इन दिस सेंटेंस। इसमें मैंने किस डिवाइस का यूज किया है? मैंने इसमें यूज किया है पर्सोनिफिकेशन का, बिकॉज आई एम गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग। जब एक निर्जीव वस्तु को आप सजीव की तरह पेश करते हैं, आप उसमें जान तो फूंक नहीं सकते, लेकिन जब आप सजीव की तरह पेश करते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि हमने इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज कर दिया है, ठीक है। आगे कहता है ऑक्सीमोरॉन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि दिन भर मैं इसका भर भर के यूज करता हूं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं या पढ़ते हैं या फिर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सर ऑक्सीमोरॉन का दिन भर यूज करते हैं। कैसे? अभी बताता हूं आपको। टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, आप भी दिन भर यूज करते हैं। टू अपोजिट, जब दो अपोजिट विपरीतार्थक शब्द एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं तो हम वहां पे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे लड़का ज्यादा उठ बैठ मत करो, उठना उसका उल्टा बैठना, ठीक है। इधर उधर थोड़ा कम घूमो, इधर इसका उल्टा उधर, इधर उधर कम घूमो। एक साथ मैंने यूज कर दिया, बात समझ आ रही है? सर पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई उसका अपोजिट लिखाई, दोनों हमने एक साथ यूज कर दिया, पढ़ाई लिखाई। ऑक्सीमोरॉन यूज हो रहा है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा खाने पीने पर ध्यान वान दो, जो खा रहे हो उसको बचा के रखो, वेस्ट मत करो। खाने पीने पर ध्यान दो, खाना उसका उल्टा पीना, दोनों मैंने एक साथ यूज किया, खाना पीना। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। स्वीट सॉरो, मीठा मीठा दर्द हो रहा है। प्यार में होता है ऐसा जनरली, मीठा मीठा दर्द। आदमी दवाई भी नहीं खा पाता, कह भी नहीं पाता कि दर्द हो रहा है, और सह भी नहीं पाता इतना दर्द हो रहा है, ठीक है। डिफेनिंग, अच्छा यहां पे एक वर्ड देखेंगे, सीबीएसई 10, सीबीएसई 10। सीबीएसई 10 में बाबू एक पोयम है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू। ये आपका शायद होपफुली ये आपका पोयम नंबर 2 है। उसमें एक लाइन है, टाइगर के बारे में कहता है, इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज। बाघ जो है चुपचाप गुस्से में, शांति से गुस्से में बैठा हुआ है। क्वाइट, रेज मतलब होता है गुस्सा। बाघ शांति से गुस्से में बैठा है। अब शांति और उसका शांत होना, उसका उल्टा होता है गुस्सा होना। दोनों एक साथ हो गया कि शांति से गुस्से में बैठा है। कौन सा डिवाइस यहां पे यूज हो रहा है? यहां पे यूज हो गया है भैया ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन मतलब दो विपरीतार्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग हो जाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बाबू ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है? आपने शायद पहली बार सुना होगा, ठीक है। या अगर आपने पहले भी सुन रखा है तो आप बताइएगा कि कहां सुन रखे, कमेंट में मुझे बताइएगा। बिकॉज मैं जब 10th तक था तो मैंने 10th तक ओनोमेटोपिया का नाम भी नहीं सुना था। इंटरमीडिएट में मैंने पहली बार ओनोमेटोपिया सुना था, चूंकि टीचर ढंग के मिल गए थे, ठीक है। माय टीचर वाज
फार बेटर देन मी। मेरे जो टीचर थे वो मेरे से बहुत अच्छे थे, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। अभी मुंह से जो बोली भी निकलती है या जो मैं शब्द लिख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मोक्ष दे। अब देखिए, वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड, जब एक प्राकृतिक रियल साउंड को कविता में हू बहू कॉपी कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओनोमोटोपिया। जैसे सड़क पे धाएं धाएं गोली चल रहा था, अभी तो गोली चलती है तो धाएं धाएं का आवाज होता है, तो धाएं धाएं ये क्या हो गया, ओनोमोटोपिया। सड़क पे कुत्ता जो है ना भौं भौं कर रहा था, बाबू यहां ध्यान देंगे, समझेंगे। कुत्ता भौंक रहा था, भौंक रहा था, उसमें उसका साउंड नहीं है, लेकिन कुत्ता भौं भौं कर रहा था। अब ये जो भौं भौं है ये क्या है, उसका साउंड है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही थी, बिल्ली सच में म्याऊ म्याऊ करती है, और राइटर ने भी यूज किया द कैट वाज साउंडिंग म्यू म्यू। तो जो म्यू म्यू है ये ओनोमोटोपिया है। जैसे बज बज, ठीक है, जब मधुमक्खियां घूमती है तो बज सच में साउंड होता है, और सच में ऐसा ही बज लिख दिया उसने, तब बीज आर बजिंग। बज जो है ओनोमोटोपिया। बैंग, गोली जब चलती है ना, जब इंडिया में जब गोली चलता है ना तो ढिशकाऊं ठाएं ढिशूं ऐसे बजता है। जब विदेश में गोली चलती है तो बैंग बैंग का आवाज आता है। ठीक है, विदेशी कुत्ता भी, इंडियन कुत्ता भूखेगा तो भौं भौं करेगा, वहां का कुत्ता भूखता है तो वुफ वुफ करता है। साउंड है ये। स्प्लैश, पानी पे आपने मारा, पानी छपाक से उड़ा, जो छपाक, धाए धाए, बुज, ये सब क्या है, ओनोमोटोपिया के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला डिवाइस है पन। पन को ध्यान से देखिएगा, पन को मन से पढ़िएगा। ठीक है, कैसे, देखिए, ए प्ले और वर्ड डबल मीनिंग्स। आजकल इसी का जो 21st सेंचुरी है ना बाबू, ये 21st सेंचुरी में एक एक लौंडा पन का यूज कर रहा होता है, बस उसको मालूम नहीं होता है कि वो पन का यूज कर रहा है। प्ले और वर्ड्स विथ डबल मीनिंग्स ऑफ्टन ह्यूमरस। जब आप कोई बात कहते हैं और उस बात में आप एक डबल मीनिंग घुसा देते हैं और वो मजाकिया लहजा में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पन। जैसे खाइएगा का, मैं खाने की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे जैसे देखिए, एन इलेक्ट्रिशियंस जॉब इज शॉकिंग। अब देखिए, शॉक का सच में बाबू क्या मतलब होता है, करंट मारना, और शॉक का एक और मतलब होता है आश्चर्यजनक। द इलेक्ट्रिशियंस जॉब इज शॉकिंग। बिजली का जो मिस्त्री होता है उसका काम ही है झटका मारने वाला। झटका मारना ये जो वर्ड है आपस में एक जोक है, डबल मीनिंग है। झटका माने हम कह रहे हैं शानदार, लेकिन एक तरह से लिटरली मैं क्या कह रहा हूं आपको, झटका मारने के लिए भी कह रहा हूं। सो हियर वी फाइंड द यूज ऑफ पन इन दिस सेंटेंस। जब आप एक डबल मीनिंग का यूज करते हैं और आप ये फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीका से आप डबल मीनिंग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पन। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पन के बाद हम लोग आते हैं एपोस्ट्रॉफी। बाबू ये एपोस्ट्रॉफी, जो आप एपोस्ट्रॉफी एस देखते हैं ना, आप जो अपने आगे देखते हैं एपोस्ट्रॉफी है, तो ये एपोस्ट्रॉफी वाला एपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये दूसरा एपोस्ट्रॉफी है, ये पोएटिक डिवाइस है, उसको समझिए क्या है एपोस्ट्रॉफी में। देखिए, एपोस्ट्रॉफी कहता है, किसको कहते हैं हम लोग एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी मींस, सुनो, डायरेक्टली एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन और थिंग। जब कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, और डायरेक्ट आप उससे बात करते हैं, उसका नाम लेके, ऐ ईश्वर कहां छुपा है तू, तो आप जो ऐ ईश्वर कहते हैं ये एपोस्ट्रॉफी है। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ऐ मृत्यु कहां है तेरा वो पास। आप जब वो ऐसी वस्तु जो है नहीं आपके पास, लेकिन आप डायरेक्टली उसकी चर्चा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ओ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ओ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वेयर आर यू, अरे ओ दुनिया बनाने वाले कहां हो तुम। समझ में आ रहा है, ओ दुनिया बनाने वाले कहां छुप गए हो तुम, कहां हो तुम। ईश्वर से बात कर रहे हैं, है नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको एड्रेस किया है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। आगे कहता है सिनेक्डोक। सिनेक्डोक का बाबू देखिए मतलब क्या होता है। सिनेक्डोक का मतलब होता है कि जब एक वस्तु हो, ठीक है, सिनेक्डोक यूजिंग ए पार्ट टू रिप्रेजेंट होल और वाइस वर्सा। देखिए, जब एक वर्ड का आप यूज करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आसान करता हूं। ठीक है, देखिए सिनेक्डोक किसको कहते हैं, जब एक वर्ड हो और उस वर्ड से आपस के और भी बहुत सारे बातों को राइटर ने एक्सप्लेन कर दिया, माने एक वर्ड अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन को समेटे हुए हो, उसको कहते हैं हम लोग सिनेक्डोक। जैसे राहुल गांधी ने एक दिन कहा कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है। अब अगर आप ध्यान देंगे, सूट बूट, जो सूट बूट जो वर्ड है,
क्या वो ये कहना चाहते थे कि सूट पहनते हैं इसके नेता और बूट पहनते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नेता करता ही नहीं है, वो तो सब तो कुर्ता पजामा पहनता है। बट कहने वाला ये सूट बूट एक वर्ड से उसने बहुत से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। मतलब गरीब को गरीब नहीं समझना, अपना देह पर ज्यादा ध्यान देना, पैसा कमाना, झाड़ झूड़ के रहना, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक वर्ड जब अपने आप में बहुत सारे चीजों को समेटे हुए हो, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डोक। अगले डिवाइस पे हम लोग आते हैं, अंत होने वाला है मेटोनिमी, सब्स्टिट्यूटिंग ए रिलेटेड वर्ड फॉर एक्चुअल थिंग। देखिए, जब एक भाव को स्पष्ट करना हो, ठीक है, मतलब एक वस्तु हो और उस वस्तु को दर्शाने के लिए उसी वस्तु की तरह दूसरे चीज को जब हम उस जगह पे पेश करते हैं तो हम लोग वहां पे कहते हैं क्या क्या, मेटोनिमी। जैसे देखिए, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, जबकि कलम कहां यूज होता है? एजुकेशन में, एजुकेशन में। और जो स्वॉर्ड होता है वो कहां यूज होता है? वॉर में। इन दोनों का, पेन का और स्वॉर्ड का, तलवार का, कोई आपस में संबंध है? नहीं। लेकिन अपने क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में जितना स्वॉर्ड काम आता है, एजुकेशन के क्षेत्र में उतना ही पेन भी काम आता है। यानी बराबर वैल्यू रखने वाले एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड जब यूज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। बात समझ में आ रही है? जैसे गोली जो काम नहीं कर सकता है समाज में, वो काम बोली कर देता है। तो युद्ध में इतना गोली का इंपॉर्टेंस है, बहस में उतना ही बोली का इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो गोली और बोली ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड मेटोनिमी। अगला कहता है एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। देखेंगे, हर लाइन के शुरुआत में, या कविता हो या कहानी हो, लाइंस के शुरुआत में जब एक वर्ड या एक लाइन बार बार रिपीट होता हो, उसको हम लोग कहते हैं एनाफोरा। जैसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बाबू आई हैव अ ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये एक्चुअली बीएससीबी 12, बिहार बोर्ड 12 में चैप्टर नंबर 3 है ये। और इसके जो राइटर है वो कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहानी, एक स्पीच दिया था, ठीक है, आई हैव अ ड्रीम। उसमें है क्या ना कि 2 पन्ना के बाद वो जब भी कोई बात बोलते, जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन हम सब बराबर हो जाएंगे, मेरा एक सपना है कि छुआछूत खत्म हो जाएगा, मेरा एक सपना है कि अमेरिका इस गलतफहमी से बाहर निकलेगा, मेरा एक सपना है। वो हर बात कहने से पहले एक बात को बार बार कहते हैं, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। दिस repetition at the beginning of every statement is called anaphora। जब एक ही लाइन या एक ही वर्ड हर बार शुरुआत में ही यूज होने लगे एक लाइन, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाफोरा। अगला है एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज इन द सेम लाइन। जब दो अपोजिट आइडियाज एक ही साथ एक ही लाइन में यूज हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीथेसिस। मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। इंसान चाहता है और ऊपर वाला नहीं चाहता, ठीक है, चाहता है और नहीं चाहता, माने काम पॉजिटिव भी और निगेटिव भी जब एक ही लाइन में दोनों चीजें यूज हो गई, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। अगला और आखिरी जो हमारा, नहीं, ये एंटीथेसिस हमारा आखिरी डिवाइस था। आई डोंट थिंक कि अब आपको पोएटिक डिवाइसेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच लगता है जो छूट गया, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा डिवाइस छूट गया या आपको किसकी जरूरत है। We will definitely reply you, definitely 1000% sure. If you ask a question, we will definitely reply to you. See you tomorrow in the test. Don't forget to join our live test at 8:30 p.m. every alternate day after chapter.